हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स सेंटर में। तो आज हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में 8वां वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। तो कल वाले टॉपिक में मैंने बताया था गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्यों ना बने, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की जिसने उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बहुत सारे प्रतापी राजा यहाँ से हुए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ गुप्त साम्राज्य से बन जाते हैं। इसलिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाले वीडियो की नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो, जितने 8 वीडियो अभी तक बनाए ना, सारे में सिर्फ आपको छान छान के मटेरियल्स दिया जा रहा है, एकदम मक्खन आपको मिल रहा है, ठीक है। उसको आप छोड़िएगा नहीं, एक एक पॉइंट जो मैं बोलता रहूँ वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज का सेशन है गुप्त साम्राज्य और देखिएगा जो आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो चल रहा है ना, सेशन चल रहा है हिस्ट्री के लिए, ये आपके एसएससी से लेकर छोटे एग्जाम्स जो भी होंगे सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। तो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी 275 ईस्वी में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के बाद लगभग 300 सालों तक लगभग कोई ऐसा प्रतापी वंश नहीं चला। कोई ऐसा, मैंने बीच की कहानी आपको बता रही थी, यमन आक्रमण हुआ था मौर्य साम्राज्य के बाद, तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। लेकिन उसके बाद आपका मौर्य के बाद जो सबसे अच्छा जो साम्राज्य आया, जिसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है, वो आया गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत का एक स्वर्ण युग माना जाता है। किसको? गुप्त साम्राज्य को। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भारत का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक जानना जरूरी है, क्योंकि हम गुप्त साम्राज्य पढ़े। तो श्रीगुप्त थे, ये आपके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। और श्रीगुप्त के जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच और यही थे गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी। तो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? आपके घटोत्कच थे और इनके पुत्र थे। अब बात करें गुप्त साम्राज्य के जो स्थापना हुआ था वो किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। कहाँ पे किया था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कौशाम्बी देखिए, ये गुप्त साम्राज्य जो फैला हुआ था ना, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार साइड में उधर ही फैला हुआ था। तो कौशाम्बी के निकट, कौशाम्बी में किया था ये क्या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच, और श्रीगुप्त का ही पुत्र था ये घटोत्कच, ठीक है। उसके बाद घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। सारे देखिए, श्रीगुप्त का पुत्र हुआ कौन सा? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अब चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। इस प्रकार से ये चीज़ें चला था, ठीक है। आगे हम और बताएंगे, लेकिन अभी इतना पढ़ते हैं। तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड, ये आपका पहला प्रतापी राजा मान सकते हैं इसको। किसका? गुप्त वंश। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर जो किसी वंश की बात की जा रही है, किसी साम्राज्य की वंश की बात की जा रही है, तो उसमें 3 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण याद करनी बहुत जरूरी है। उस वंश का स्थापना किसने किया था, या पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था, और उस वंश का जो कोई प्रतापी राजा तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। तो पहले वो प्रतापी राजा में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, जो किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पहले जान लेते हैं। यह गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बना। 320 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, एक मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन वो मौर्य नहीं है, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय है, ठीक है। द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया, ठीक है। तो गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने ही महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम महाराजा अधिकार की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जो राज्य का, मान लीजिए एरिया को बढ़ाने के लिए, या फिर कहें अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए, इन्होंने क्या किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपने राजकाज को या फिर अपने जो साम्राज्य को उसको बढ़ाने की कोशिश की। अब देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और उसके बाद समुद्रगुप्त जो थे वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के ही पुत्र थे। और ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बने और उसके बाद आए समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। हमें तीन ही मेन इंपॉर्टेंट जो बात करें, 3 ही लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है।
अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। गुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। क्यों कहा गया भारत का नेपोलियन? तो और ये उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का नेपोलियन इन्हें किसने कहा? वीएस स्मिथ ने कहा। किसने कहा? वीएस स्मिथ ने। और भारत का नेपोलियन कहने का भी एक रीजन था, समुद्रगुप्त ने लगभग आर्यावर्त के 12 राज्यों, कितने? आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको जिससे आपके माइंड में सेट रहे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, जिसको लेके वीएस स्मिथ ने इन्होंने भारत का नेपोलियन की उपाधि दी या फिर भारत का नेपोलियन कहा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेठ। हरिसेठ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक रचना थी जिसके नाम था प्रयाग प्रशस्ति लेख। समुद्रगुप्त से जितने भी युद्ध लड़े गए या फिर समुद्रगुप्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, सही गलत, वो सारी चीजें प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिखी गई हैं। और यह किसकी रचना? हरिसेठ की रचना था। हरिसेठ कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेठ की रचना क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख। उसके बाद समुद्रगुप्त ने एक काम और किया था, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने एक सिक्के चलवाए थे जिसपे समुद्रगुप्त खुद ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, एक थे रामगुप्त एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए रामगुप्त की बात करें तो पहले इन्हें ही सत्ता मिली थी, सत्ता कहें या फिर जो भी कहें, गद्दी कहें। तो इन्होंने क्या किया, एक बार युद्ध हुआ था, तो युद्ध में इन्होंने अपनी पत्नी को ही मतलब युद्ध हार गए तो इन्होंने अपनी पत्नी का ही सौदा कर दिया और फिर से राजकाज पाने के लिए। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, बाद में रामगुप्त को इन्होंने मार दिया था। रामगुप्त को मारने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासन पे बैठे, उन्होंने फिर शकों पर हमला कर दिया, शकों को पराजित कर दिया। शकों को पराजित क्यों किया? शकों पे भी हमला करने का एक रीजन था, ये जो रामगुप्त का युद्ध हुआ था ये शकों से ही हुआ था और इन्होंने अपनी पत्नी को शकों को सौंप दिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ये अच्छा नहीं लगा, इन्होंने शकों पर आक्रमण किया और उनकी पत्नी को छुड़ा के ले आए। ठीक है, और शकों को पराजित कर इन्होंने क्या धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, बाद में हालांकि चंद्रगुप्त ने फिर द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया था, क्योंकि रामगुप्त बहुत वैसे थे, उल्टे सीधे काम करते रहते थे। तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे या राजकाज संभाला, इन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। साहित्य कला व कला का स्वर्णकाल कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल को। हालांकि स्वर्णकाल गुप्त काल को भी कहा जाता है, लेकिन यह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो काल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका स्वर्ण काल और कला व साहित्य की दृष्टि से। ठीक है, और तो देखिए इन्हीं के शासनकाल में फाहियान का आपने सुना होगा, चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इनका जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड इतने ही प्रश्न है, साहित्य व कला का स्वर्णकाल, शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम हुआ और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी स्टार लगा लो कम है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। उसके बाद बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हमने कहा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। क्या? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। तो ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त और नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को बारे में आपने सुना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में नष्ट भी कर दिया था। किसके द्वारा नष्ट किया गया, किसके द्वारा गिराया गया? तो बख्तियार खिलजी द्वारा गिराया गया, जो मोहम्मद गोरी का जनरल था या मोहम्मद गोरी का सेनापति कह सकते हैं। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद स्कंदगुप्त अंतिम प्रतापी राजा था गुप्त वंश का, प्रतापी राजा था, तो इसलिए हम लास्ट उसी को पढ़ेंगे। लेकिन हम बात करें अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का, तो कहेंगे विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त अंतिम प्रतापी राजा बना गुप्त वंश का। स्कंदगुप्त ने एक और कार्य कराया था जो महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनवाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, जो कहाँ पे स्थित है? गिरनार पर्वत पे। तो इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसको अच्छा करवाया था और सुंदरीकरण करवाया था। तो ये किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? फिर से किसने उसका सुंदरीकरण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील कहाँ पे स्थित है? गिरनार पर्वत पे। स्कंदगुप्त ने
किसके आक्रमण को विफल किया? हुड़ों के आक्रमण को विफल किया, इसलिए इन्हें प्रतापी राजा कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण था ये आक्रमण और इसको विफल कर दिया। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे फेमस 12 मीर नाम ने सुना होगा आपने, धन्वंतरी नाम सुना होगा, ब्रह्मागुप्त, आर्यभट्ट, कालिदास, ये सारे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो कालिदास की बात करें तो ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कालिदास की कई प्रमुख रचनाएं थी जो उस टाइम किया था उन्होंने फेमस, जैसे आपका ऋतु संहार हो गया, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, ये सारी कालिदास की रचनाएं थी। उसके बाद बात करें धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान देख लेते हैं, 12 मीर, धन्वंतरी, ब्रह्मागुप्त, आर्यभट्ट, कालिदास, ये सारे उसके दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे। नेक्स्ट बात करें आर्यभट्ट के कुछ प्रमुख ग्रंथ को जान लेते हैं। आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखा था, एक था आपका आर्यभट्टियम और एक था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के भी से, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था। नेक्स्ट और किसमें बताया था? किस ग्रंथ में? सूर्य सिद्धांत में। 12 मीर क्या थे? 12 मीर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 12 मीर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके, देखिए 12 मीर की एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी थी, रचना भी थी, पंच सिद्धांतिका। क्या थी? पंच सिद्धांतिका, और एक थी वृहत संहिता, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ही पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता किसकी रचना थी? 12 मीर की। गुप्त काल की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन थी? ध्यान रखिएगा, आपने बहुत पढ़ी होगी, पंचतंत्र। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित ये ग्रंथ थी, सर्वाधिक प्रचलित आपकी गुप्त काल की। ठीक है, नेक्स्ट कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम जान लेते हैं, कई बार पूछी जाती हैं, जैसे ऋतु संहार हो गया, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी कालिदास की रचना है। बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं आपकी, हर्षचरित और कादंबरी, और विशाख दत्त की कुछ रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस, ये सारी आपकी गुप्त काल से रिलेटेड है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गुप्त काल से रिलेटेड, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से लगभग 80% प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको करा दिए, और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। देखते रहे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।